बैनीपुर गांव में मदन और मुरारी नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों एक साथ खाते पीते उठते बैठते थे। बड़े होने के बाद दोनों ने मिलकर साइकिल मरम्मत का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो लोग स्कूटर और गाड़ी भी बनाने लगे। गांव में स्कूटर और गाड़ियों की संख्या कम थी। एक दिन, यार गांव में इस तरह साइकिल मरम्मत करके हम लोगों की जिंदगी कैसे चलेगी? अब तो हम लोगों ने स्कूटर गाड़ी सब कुछ बनाना सीख लिया है। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमें अपना गैरेज खोलना चाहिए। लेकिन गैरेज खोलने में पैसे भी लगेंगे और जमीन भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम गांव में गैरेज खोलकर क्या करेंगे? यहाँ तो लोगों के पास ज्यादा गाड़ियाँ भी नहीं है। तो क्यों ना हम लोग हाईवे पर अपना एक गैरेज खोले। हाईवे के नजदीक गांव होने का हमें कुछ तो फायदा उठाना चाहिए। हाँ, आइडिया तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? ऐसा करते हैं, हम लोग साहूकार से कुछ दिनों के लिए पैसे उधार मांग लेते हैं, फिर धीरे धीरे चुका देंगे। लेकिन साहूकार बड़ा सूदखोर है। एक बार उसके यहाँ से हम पैसे ले लेंगे तो फिर जीवन में कभी नहीं चुका पाएंगे। देखते नहीं उसने कितने गांव वालों की जमीन हड़प ली है। ये बात तो है, लेकिन हमारे पास कोई जमीन तो है नहीं जिसे वो हड़पेगा। फिर हम लोग जल्दी से जल्दी उसका उधार चुकता कर देंगे। मदन और मुरारी साहूकार से पैसे उधार लेकर हाईवे के पास एक छोटा सा गैरेज खोल लेते हैं। हाईवे पर होने की वजह से उनका गैरेज अच्छा चलने लगता है। दोनों हर महीने पैसे बचाकर साहूकार को देने लगते हैं। साहूकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी गैरेज इतनी जल्दी चलने लगेगी। वो उन लोगों से जलने लगता है और ऐसा उपाय सोचने लगता है जिससे उनके गैरेज को बंद करवा सके। एक दिन साहूकार अपनी गाड़ी वहां लेकर जाता है। अरे मदन देखो, मेरी गाड़ी आजकल बहुत पेट्रोल खा रही है। चलते चलते रुक जाती है। जरा इसे ठीक कर दे भाई। मदन गाड़ी को खोलकर थोड़ी देर देखता है। उसके बाद, सेठ जी, आपकी गाड़ी का इंजन बहुत पुराना हो गया है, इसे बदलना होगा। और भी बहुत सारी खराबी आ गई है, इसे बनाने में वक्त भी लगेगा। ठीक है, चाहे जितने दिन लगे, गाड़ी अच्छी बननी चाहिए। इंजन तो नया लेने में ज्यादा पैसे लग जाएंगे और कुछ नए पार्ट्स भी चेंज करने होंगे। आप एडवांस दे देते तो अच्छा होता। अरे कैसी बात करते हो, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? पहले गाड़ी तो ठीक करो। मदन और मुरारी मिलकर साहूकार की गाड़ी बनाते हैं। इंजन के अलावा बहुत सारे पार्ट्स उन्हें खरीदने पड़ते हैं। उतने पैसे उन लोगों के पास तो थे नहीं, इसीलिए वो लोग दुकान से उधार ले लेते हैं। जब गाड़ी बन जाती है, साहूकार लेने आता है। सेठ जी, हमने आपकी गाड़ी को एकदम चकाचक कर दिया है। अब ये नई गाड़ी को भी मात दे देगी। साहूकार कुछ नहीं कहता और गाड़ी लेकर जाने लगता है। सेठ जी, आपने कहा था कि पैसे बाद में दे देंगे। इसमें काफी पैसे लग गए हैं। तो क्या हुआ? तुम लोगों ने हमसे इतने पैसे लिए हैं, अभी तक चुकता भी नहीं किया है। वो पैसे तो हमने आपसे उधार लिए हैं, उसका हिसाब अलग है। सेठ जी, हमने बहुत सारे पैसे चुका दिए हैं और अब जो पैसे बाकी है उससे कहीं ज्यादा पैसे आपकी इस गाड़ी में खर्च हो गए हैं। तुम लोग कुछ ज्यादा ही बक बक कर रहे हो। मेरे दिए हुए पैसे से ही तुम्हारा गैरेज चल रहा है। ये मत भूलो कि ये गैरेज भी मेरी ही जमीन पर है। तुम लोगों को पैसे मांगने में शर्म नहीं आती? बात बढ़ जाती है और साहूकार धमकी देकर जाता है। मैं तुम दोनों को गांव से ही निकलवा दूंगा। कल के बाद ना तुम दोनों गांव में रहोगे, ना तुम्हारा ये गैरेज यहाँ दिखेगा। दूसरे दिन सुबह मुरारी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और रोते रोते कहता है, अरे मेरे दोस्त मदन ने आत्महत्या कर ली। मेरे दोस्त ने आत्महत्या कर ली। इसका जिम्मेदार ये साहूकार है। इसी की वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। हे भगवान, मेरे दोस्त नदी में डूबकर मर गया। ये झूठ बोल रहा है। मैं भला इस बात का जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? ऐसे भी क्या सबूत है कि इसका दोस्त पानी में डूबकर मर गया? कहाँ है उसकी लाश? ये देखो, मरने से पहले मदन ने ये चिट्ठी लिखी है। उसने इसमें साफ साफ लिखा है कि वो नदी में डूबकर मरने जा रहा है और इसका जिम्मेदार ये साहूकार है। चिट्ठी की बात सुनकर साहूकार के होश उड़ जाते हैं। गांव वाले भी कहते हैं कि मुरारी की मौत का जिम्मेदार साहूकार ही है। गांव में ये बात फैल जाती है।
कि मदन ने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली और उसकी लाश इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो भूत बन गया है। गांव में सभी लोग बहुत डर जाते हैं और नदी के किनारे जाना छोड़ देते हैं। एक दिन दोपहर में एक किसान दौड़ता हुआ आता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ लोग जुट जाते हैं और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं। किसान को होश आता है और वो चिल्लाने लगता है, भूत भूत, मैंने मदन का भूत देखा है। बाप रे, भूत कहाँ देखा तुमने? जब मैं खेत से लौट रहा था तो रास्ते में जो बरगद का पेड़ है उस पर उल्टा लटका हुआ था। तभी वहाँ मुरारी आ जाता है। हाय रे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरा दोस्त सचमुच भूत बन गया। कल रात वो मेरे सपने में आया था और उसने कहा था कि उसे साहूकार से बदला लेना है। ये सुनकर सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं। ये बात साहूकार तक भी पहुंचती है। उसे भी अब डर लगने लगता है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मदन तो सचमुच में भूत बन गया। अब मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं क्या करूं? आज घर पर कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं। उस दिन साहूकार के घर में कोई नहीं रहता। साहूकार की पत्नी के मायके में शादी थी, इसलिए सभी लोग कुछ दिन के लिए वहां गए हुए थे। रात में साहूकार सोया रहता है, तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। उसके बाद उसके कमरे की सारी खिड़कियां भी खुल जाती है। साहूकार की नींद टूट जाती है और वो डर जाता है और उठकर बैठ जाता है। तभी उसके सामने मदन दिखता है। तुम कैसे आ गए? तुम तो मर गए थे ना? हाँ, मैं मर गया हूँ, मैं भूत हूँ, लेकिन मुझे तुमसे अपना हिसाब बराबर करना है। कैसे? कैसा हिसाब? तुमने आज तक सिर्फ गांव वालों को लूटा है। ये तुम्हारा बड़ा बंगला, तुम्हारी इतनी सारी जमीन, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बैंक बैलेंस, कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं है। ये सब तुम्हारी मेहनत की कमाई का नहीं है। तुमने हम जैसे गरीबों को लूटा है, हमारे पैसे हड़प लिए हैं, हमारी जमीन हड़प ली है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मदन, देखो, अब तो तुम भूत हो गए। अब तो तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है। फिर तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? यानी अभी भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है? चलो ठीक है, मैं तो मर गया, लेकिन मेरा दोस्त तो जिंदा है, उसका क्या? ठीक है, मैं उसके सारे उधार माफ कर देता हूँ और गैरेज वाली जमीन भी दे देता हूँ। मैं गाड़ी मरम्मत के पैसे भी दे दूंगा। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसे नहीं, तुम्हें ये सब लिख कर देना होगा, और सिर्फ हमारी ही नहीं, गांव वालों की भी जमीन तुम्हें वापस करनी होगी। सब तुम्हें लिख कर देना होगा। बताओ, लिख कर दोगे या? मैं अभी लिख कर देता हूँ, बस मुझे छोड़ दो, मैं भी लिख देता हूँ। ये कहकर साहूकार वो सब लिखता जाता है जो मदन का भूत कहता है। दूसरे दिन सुबह में मुरारी गांव में जाकर सभी को एक जगह इकट्ठा करता है। वहाँ पर साहूकार भी होता है। आप सब लोग के लिए एक खुशखबरी है। जिन लोगों की भी जमीन साहूकार ने ली थी, उन सभी की जमीन साहूकार वापस कर रहे हैं। क्यों सेठ जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। साहूकार की बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। धूर्त और लालची साहूकार का हृदय एक दिन में कैसे बदल गया। लेकिन कल को ये इस बात से मुकर भी सकता है। नहीं, अब ये नहीं मुकर सकते, क्योंकि इन्होंने लिख कर दिया है। ये देखिए। मुरारी सभी को लिखित कागज दिखाता है, साथ ही जिनके भी जमीन के कागज होते हैं और उन सबको कागज भी दे देता है। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार मदन के भूत ने किया है। क्यों सेठ जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी एक चमत्कार और भी बाकी है। मैं भी मदन को जिंदा कर सकता हूँ। मदन, मदन, मेरे दोस्त आ जाओ। उसके इतना कहते ही भीड़ में से निकलकर मदन आ जाता है। मुरारी उसका हाथ पकड़कर अपने पास खड़ा करता है और कहता है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मदन कभी मरा ही नहीं था। साहूकार के चंगुल से निकलने के लिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया था, जो कामयाब हो गया। हम लोगों ने सिर्फ नाटक किया था। जब साहूकार के यहाँ कोई नहीं था, तब हम लोग दिन में ही छुपकर उनके घर में बैठ गए थे, और उसके बाद भूत बनकर मदन ने सबकी जमीन वापस ले ली।
सारी हकीकत जानकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सारे गांव के लोग खुशी में मदन और मुरारी को गोद में उठाकर उनकी जय जयकार करने लगते हैं। साहूकार शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है।